हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए अब आ जाइए फटाफट से क्लास के अंदर और स्टार्ट कर लेते हैं हम इंटरनेट वाला टॉपिक। इंटरनेट वाले टॉपिक को बेसिकली तो हमने कल ही स्टार्ट कर लिया था, बट आज उसके आगे जो कुछ हमारी छोटी मोटी और जानकारी बाकी रह गई है उसको आज हम आज वाली क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें जैसे पढ़ना है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित एक ही शब्दावली है भाई प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का मीन्स क्या है, विदाउट प्रोटोकॉल क्या हमारा इंटरनेट काम करेगा क्या, या अदर कोई भी जो हमारी डिवाइस है वो काम करेगी क्या, तो वो सब कुछ देखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि OSI मॉडल क्या होता है, और उसके आगे भी हम धीरे धीरे बढ़ के हुए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कोई हमारी और बाकी जानकारी रह गई है उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखिए कि भाई इंटरनेट की बात चल रही है। अब इंटरनेट में सबसे जैसे बात आती है प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल क्या है। तो पहले तो देखो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अगर कोई नियम और कोई कानून बना दिया जाए किसी चीज़ को लेके, तो उसका ग्रुप ही या उसका समूह ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोटोकॉल। यानी हम कह सकते हैं कि नियमों का या कानून का जो समूह होता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि आप लोग हैं तो आप वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। अब वीडियो कॉल आप कैसे कर पा रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा आपके पास में, इसलिए आप किसी से वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर पा रहे हैं। अब जो आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपकी बातचीत जो है इंटरनेट पे और भी बहुत सारे यूज़र है ना भाई। इंटरनेट का तो यूज़ सब लोग करते हैं, सारे लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं ना। अब ऐसा भी नहीं है कि जिस समय आप वीडियो कॉल कर रहे हैं उस समय कोई और अदर व्यक्ति वीडियो कॉल नहीं कर रहा होगा, या जिस समय आप व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं तो अदर कोई अपना मोबाइल यूज़ करके व्हाट्सएप चैटिंग नहीं कर रहा होगा। मतलब सभी करते हैं ना, तो इंटरनेट का यूज़ तो सभी करते हैं। अब एक ही समय में अगर इंटरनेट पर इतने सारे यूज़र बैठे हैं और इतने सारे नेटवर्क जो है आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट वैसे भी तो सबसे बड़ा नेट है, ये तो ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। तो जब इतने सारे यूज़र्स नेट का यूज़ करते हुए इंटरनेट पे मतलब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपकी व्हाट्सएप चैटिंग किसी और सामने वाले को शो हो सकती है, वो आपकी व्हाट्सएप चैटिंग देख सकता है, या आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो वीडियो कॉल किसी और को कनेक्ट हो सकता है, वो भी आपकी वो देख सकता है। तो ऐसी समस्याएं सामने ना आए और ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए जो है इंटरनेट पर भी नेटवर्क पर अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं और कोई भी ऐसी डिवाइस जो आप इंटरनेट का यूज़ करके चला रहे हो, जैसे हम हमारा मोबाइल वे इंटरनेट का यूज़ करके चला पाते हैं। मतलब अगर आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजिंग कर रहे हो तो है ना, उसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो उनके लिए एक विशेष प्रकार के नियम और कानून बनाए जाते हैं कि भाई जो आप व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो वो व्हाट्सएप चैटिंग सिर्फ आपको और आप जिससे कर रहे हो उसी को ही मालूम हो, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं पढ़े एट प्रेजेंट जब आप कर रहे हो। और सेकेंडली अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हो, वीडियो कॉल भी कर रहे हो, तो दो लोगों के बीच में जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है वो किसी तीसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे। तो इसके लिए कुछ एक नियम और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। वही नियम और रेगुलेशंस का समूह क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोटोकॉल। कि बस इसके बाहर तो आपकी मतलब सीमा है, इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसी की प्राइवेसी आप नहीं छीन सकते हैं ना ऑनलाइन डिवाइस पे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो अब देख लेते हैं कि आज की जो ये क्लास इसमें सबसे पहले तो हम जो है इंटरनेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे और कैसे उन पे प्रश्न बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा प्रोटोकॉल, सबसे पहले प्रोटोकॉल क्या है। तो WW पर ऐसे नियमों के समूह को कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु बने हैं। भाई आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान करते हो तो वो डाटा भी आपका क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बीच में ही वो डाटा किसी और अन्य कंप्यूटर पे चले जाए, आप भेजना कहाँ चाह रहे थे और वो चला के ही किसी और के पास, तो ऐसा ना हो। तो इसके लिए भी क्या होना ज़रूरी है, प्रोटोकॉल होने ज़रूरी है, नियम और रेगुलेशंस होने ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपको पहले तो वो चीज़ें बताई, उस उदाहरण से मैंने आपको समझाया ताकि आपको मोबाइल वाले उदाहरण से ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि हम मोबाइल तो दिन भर में यूज़ करते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोटोकॉल समझ में आ गया।
चलिए, अब इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल का मीन्स है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, सेट ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, यानी कि नियमों और कानूनों का समूह। नियम और कानून का समूह क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल कहलाएगा। चलिए, अब एक एक करके प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTTP। कल ही बात हुई है HTTP भी, जब मैंने आपको URL एड्रेस के बारे में समझाया। तो जब हम URL एड्रेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि किसी भी वेबसाइट के सबसे स्टार्टिंग में उसके एड्रेस में, है ना, URL एड्रेस में सबसे पहले ये HTTP ही लिखा जाता है। ये HTTP क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो ये क्या कार्य करता है? इस प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे HTTP। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, हाइपरटेक्स्ट, है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, मतलब HTTP की है हाई ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसकी इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को यूज़र के सिस्टम में देखने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। भाई, इंटरनेट पे किसी भी जानकारी को यूज़र के सिस्टम में देखने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करने वाले होते हैं तो उसमें आपको HTTP लगाना होता है। ये HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेबसाइट के नियम और कानून होते हैं कि आप इस वेबसाइट को खोल रहे हो तो इस वेबसाइट की सर्विस के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं और वो HTTP उसी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया HTTP। अब HTTP को लेके क्या क्वेश्चंस बनेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ कहाँ होता है। तो भाई, इंटरनेट पर किसी भी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन को यूज़र के सिस्टम में देखने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, फिर आगे बात करते हैं SMTP। ये इन प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने कल जब URL एड्रेस पढ़ाया था तब बता ही दिया था छोटे तरीके से। आज थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मेल ट्रांसफ़र यानी ईमेल को सेंड करने के लिए। अब ईमेल को जब आप सेंड करते हो तो वो ईमेल जिसको भेजा गया है उसी के पास पहुँचे, उसकी एक सुरक्षा रहे। तो उसके लिए भी ईमेल जब आप सेंड करते हो तो उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उन रूल्स रेगुलेशंस को कौन प्रदर्शित करता है? वो करता है SMTP। तो यहाँ प्रश्न वही पूछेगा कि ईमेल को सेंड करने के लिए हम निम्न में से किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो SMTP। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, साथ ही साथ इनके यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नाम से ही पता चल रहा है कि फाइलों का जब लेन देन हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करते हैं, मतलब फाइल को जब एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है? FTP। चलिए, नेक्स्ट है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी फाइलों का ट्रांसफ़र करता है, वो भी फाइलों का ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये बड़ी फाइलों के ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल है और बड़ी फाइलें जो है वो थोड़ा समय भी लेती है ट्रांसफ़र होने में, तो उनकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा बन जाती है। तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SFTP, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखो POP3। POP की पहले फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये POP3 जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है किसी भी ईमेल को रिसीव करने के लिए। भाई देखो, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? SMTP। यानी जब आप ईमेल को सेंड करते हो तो ईमेल को सेंड करते समय उसकी पूरे सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है कि वो ईमेल जो है अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंच सके। तो सेंड करने की जब आपने सेंड कर दिया है तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया है, और जब वो किसी के पास पहुँच गया है और रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया है तो ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो कि ये दो मेन है, इन दो को तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, बिकॉज इनको लेके क्वेश्चंस ज़्यादा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक होता है TCP प्रोटोकॉल, एक होता है IP प्रोटोकॉल। क्या है TCP, क्या है IP? TCP की हम बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म होती है इसकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की हम बात करें तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल जो है एक साथ काम करते हैं, ये अलग अलग काम नहीं कर सकते, ये दोनों प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। कैसे? तो जान लेते हैं कि कैसे एक साथ काम करते हैं। बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है ताकि मैसेज जो है आसानी से सेंड हो सके। तो TCP प्रोटोकॉल जो है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसका तो क्या कार्य है कि कोई बहुत ही बड़ा डेटा आपने
कई सेकंड पार्टी को ट्रांसफ़र किया है, तो उस बड़े डेटा को पहले धीरे धीरे ये क्या करता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है। तो बड़े डेटा को छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए तो टीसीपी प्रोटोकॉल काम करता है, और फिर छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद में उसको सुरक्षित रूप से उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, उसके गंतव्य स्थान पे पहुंचाने के लिए नेक्स्ट काम किसका शुरू हो जाता है, आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो आपको ये दोनों प्रोटोकॉल समझ में आए, टीसीपी और आईपी। तो टीसीपी और आईपी के लिए यही याद रखना है कि बड़े डेटा को छोटे भागों में बांटने वाला तो टीसीपी है, लेकिन उन डेटा को गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला कौन है, आईपी। सही समय पर डेटा को सोर्स या सेंडर से डेस्टिनेशन गंतव्य पर पहुंचाता है। सोर्स या सेंडर, भाई जो भेज रहा है जब उसे भेज दिया है तो उस सही टाइम पर उसको उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। ये काम कौन करता है, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी, इन दोनों को कैसे समझ सकते हैं आप, ऐसे समझिएगा कि मान लो 10 MB की कोई वीडियो आपको डाउनलोड करनी है। तो 10 MB की वीडियो जब आपको डाउनलोड करनी है, आपने उसको डाउनलोड पे लगा दिया है, तो उसमें सबसे पहले टीसीपी काम करेगा। टीसीपी कैसे काम करेगा कि पहले उसको है जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कैसे करेगा, भाई देखो छोटे छोटे टुकड़ों में कि जैसे पहले 1.5 MB की डाउनलोड करी, फिर उसके बाद में 2 MB तक की डाउनलोड करी, फिर 3 MB तक की डाउनलोड करी, फिर 3.5 MB तक डाउनलोड, ऐसे करके छोटे छोटे भागों में इसको पहले डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद में ये छोटे टुकड़े फिर बाद में जब ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाती है, तो पूरी तरीके से जब डाउनलोड होती है तो ये वापस बड़े डेटा में परिवर्तित हो जाती है। बड़ा डेटा ही था, उसको छोटे में डेटा में परिवर्तित किया, फिर जब ये पूरे डाउनलोड हो जाती है तो वापस से बड़े डेटा में मतलब हो जाती है, और जैसे ही बड़े डेटा में परिवर्तित होती है इसका मतलब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है, अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर टीसीपी और आईपी एड्रेस दोनों ही काम करते हैं। ये इन दोनों के बारे में आपको ज़्यादा याद रखना है, टीसीपी, आईपी, और एक इधर देखें तो एचटीटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमने देख लिया कि इंटरनेट पे प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि नियमों का या कानूनों का समूह जो है वो कहलाता है आपकी प्रोटोकॉल। और विभिन्न प्रकार के जो प्रोटोकॉल है, इनके अलावा भी प्रोटोकॉल है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कम समय हमारे पास में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा मतलब आने वाला है उसी को लेके मैंने यहाँ पर आपके सामने चर्चा की है। बस वही प्रोटोकॉल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे समझाए हैं। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और फिर इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और, जैसे आईपी प्रोटोकॉल जो है उसको लेके थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, और उसके बाद हम जाते हैं ओएसआई मॉडल पे। तो आप लो इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब जो है हम आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल को थोड़ा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि इसको लेके प्रश्न आते ही हैं। तो देखिएगा, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटर प्रोटोकॉल एड्रेस। अब इंटर प्रोटोकॉल एड्रेस है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है भाई, एक तो ये गणितीय अंकों के रूप में होता है, दूसरा ये स्मार्टफोन व कंप्यूटर यानी प्रत्येक डिवाइस है तो ये अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो कोई भी जो नेटवर्क डिवाइस होती है ना, उस नेटवर्क डिवाइस को एक स्पेशल पहचान दी जाती है, किसके द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा। तो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल क्या है, तो किसी भी नेटवर्क डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी है, मतलब एक अलग पहचान है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम नेटवर्क डिवाइस को अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि सबसे पहले तो गणितीय अंकों में होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, स्मार्टफोन भी कंप्यूटर, प्रत्येक डिवाइस है तो ये अलग अलग होता है, और प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी आईपी एड्रेस के माध्यम से। अब जैसे आईपी एड्रेस होता कैसा है, ये देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, ये आईपी एड्रेस है, ये एक प्रकार का क्या है, आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस में क्या है, देखो 4 ग्रुप बनाए हुए हैं, अंकों के 4 ग्रुप बने हुए, एक, ये देखो 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, और चारों को डॉट के माध्यम से अलग किया गया है। तो ये है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकार के कैसे, जैसे हम बात करें, एक होता है IPv4, और एक हम बात करें IPv6। ठीक है, ये 2 प्रकार का ये आईपी एड्रेस हो सकता है। अगर इस IPv4 एड्रेस की हम बात करें तो ये 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स मान ले तो हम भाई पढ़ चुके हैं कि 8 बिट्स में हमारी कितनी होती है, 1 बाइट होती है। तो अब 32 बिट्स का मतलब यानी 4 बाइट्स। ठीक है, तो ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है। केवल अंकों का यूज़ किया जाता है इस आईपी एड्रेस में, केवल और केवल अंकों का यूज़ किया जाता है। अंकों के 4 समूह होते हैं,
ये जो अंकों के 4 समूह बनाते हैं उसमें 0 से लेके 255 तक के किसी भी डिजिट को ले सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ये 4 समूह बने हुए हैं, 4 ग्रुप बने हुए हैं, 4 ग्रुप बन रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंकों के 4 ग्रुप बने हुए हैं, चारों ग्रुप को डॉट्स के माध्यम से अलग किया गया। ये भी ध्यान रखना कि IPv4 जो एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस है, उसमें डॉट्स के माध्यम से चारों ग्रुप को अलग किया गया है। और 0 से लेके हम 255 तक के कोई भी अंक मतलब बीच में उठा सकते हैं। 255 से 256वां अंक हम नहीं लिख सकते, नहीं उठा सकते, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो पूछा ही जा सकता है कि IPv4 जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है उसमें अंक कहाँ से कहाँ तक यूज़ किए जा सकते हैं, 0 से 255, और उन्हें किसके माध्यम से अलग किया जाता है, डॉट्स के माध्यम से। और कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। चले अब एज टू कंपेरिजन इसके IPv6 के साथ किया जाए तो ये 128 बिट्स का होता है, ठीक है। अंकों के साथ में, इस एड्रेस में अंकों के साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता है, मतलब अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया जाता है, केवल अंकों वाला एड्रेस नहीं होता है। एक बार इधर देखिए, इधर जो एड्रेस लिखा हुआ है IPv4 एड्रेस, ये इसमें देखो कि इसके अंदर सारे अंकों का ही यूज़ किया गया है। जो ग्रुप बनाए गए हैं 4, उसमें सब जगह अंक ही है, कहीं इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन अगर इधर बात करें तो ये कह रहा है कि भाई अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता है। एड्रेस को कॉलन के माध्यम से, एड्रेस को कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। कॉलन साइन जानते हैं ना आप, तो कॉलन के द्वारा एड्रेस अलग होता है, जबकि इधर एड्रेस डॉट के द्वारा अलग हो रहा था। ये दोनों में कंपैरिजन ध्यान रखिएगा। इसमें अंकों के 8 सेट होते हैं। उधर कितने सेट थे, इधर 4 सेट थे, लेकिन इधर अंकों के कितने सेट है, 8 सेट है। और देखो यहाँ पर ये एड्रेस आपके सामने है, ये 8 सेट का एक एड्रेस बनाया हुआ है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, उधर आ नहीं रहा था तो मैंने नीचे लिख दिया है 8। तो 8 सेट का ये एड्रेस होता है। इसमें देखो अब आप अंक का भी यूज़ किया गया है, साथ ही साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी यूज़ किए गए हैं। अंक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कुछ इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। और कॉलन साइन, ये देखिए कॉलन साइन, प्रत्येक में ये कॉलन साइन के माध्यम से इनको अलग किया जाता है। तो ये था थोड़ा IP एड्रेस का, हमें थोड़ा ये भी लेवल जानना ज़रूरी है। हालांकि इससे भी आगे होता है, IP एड्रेस का मैटर इतना नहीं है, बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बस इतना ही हमें याद रखना है। क्योंकि हम कोई स्पेशली कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, हम जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जहाँ कंप्यूटर मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ में कंप्यूटर का भी कुछ भाग वहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसको इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे IP एड्रेस को हम बात करें तो इसको आगे रेंज और क्लास में भी डिवाइड किया जाता है। तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, फिर उसमें कुछ लिमिटेशन दी होती है, जैसे कि 0 से 255 अंक का यूज़ करते हो तो क्लास A में आएगा, ऐसे कुछ होता है ना। बट इतना ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस यहीं तक का आप पढ़ लीजिए, इसी को रिवाइज कर लीजिए, यही से क्वेश्चन लग जाएगा अपने एग्जाम में। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं OSI मॉडल की तरफ कि OSI मॉडल क्या होता है। तो लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए आपने उसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और अब हम देखते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है, कब विकास किया गया, और इसकी कितनी लेयर्स होती है, क्यों ज़रूरी है ये इंटरनेट में। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक समझिए आप कि इंटरनेट पे आप जैसे कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, एक कंप्यूटर से हमने दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा ट्रांसफ़र किया, तो उस डाटा ट्रांसफ़र देखने में बहुत इजी है कि हमने इधर से ट्रांसफ़र किया, सामने वाले के पास पहुंच गया, बहुत इजी लगता है। लेकिन वो बहुत सारे स्टेप से होके गुजरता है। अब स्टेप से होके गुजरना कैसे, समझिएगा कि पहले जब ऑनलाइन का ज़माना नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि हमें किसी को मैसेज पहुँचाना होता था, तो हम करते थे कि उस मैसेज को, जो भी बात हमारी होती थी, उस मैसेज को हम एक पेपर पर लिखते थे। तो पहले तो हमने मैसेज को पेपर पे उतारा, ठीक है, फिर उस पेपर को फोल्ड किया, उसको एक लिफाफे में पैक किया। लिफाफे में पैक करने के बाद में हम मतलब जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, और जिसके द्वारा भेजा जा रहा है खुद का एड्रेस, वो एड्रेस का लेबल भी उस पर लगाते हैं। फिर हम जाके किसी पोस्ट ऑफिस के पास में जाके पोस्ट करके आते हैं। फिर धीरे धीरे लेटर वो पोस्ट होता है, फिर अगले डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन पे जहाँ वो भेजा गया था वहाँ जाके डाकिया उसको निकालता है, और वो डाकिया उसको उसके घर तक, वो डेस्टिनेशन जो है वहाँ तक पहुँचा के आता है। तो मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता था। तो वो तो ऑफलाइन प्रोसेस था भाई, मतलब वो सारा काम कैसा हुआ, फिजिकली हुआ, फिजिकल वर्क ही था, और ऑफलाइन था वो काम। अब जब से ऑनलाइन आया है, काम आज भी वैसे का वैसे ही होता है, पर हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है।
काम उसी प्रोसेस से होगा कि आपको मैसेज आपने लिखा है, वो मैसेज एटलीस्ट पेपर पे उतारा जाएगा और देन उसके बाद में आप उसका एड्रेस भी डालोगे और किस तरीके से वो है डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। ये सारा प्रोसेस ही जो है इसको जो है एक मॉडल के माध्यम से जो है मॉडल बनाकर उसको तैयार किया गया है। यानी ये समझ लो कि इंटरनेट पे डाटा को आदान प्रदान करने हेतु एक स्टेप बाय स्टेप एक मॉडल रेडी किया गया है। वो मॉडल ही क्या कहलाता है, OSI। चलिए, अब जैसे चाहे आप फिर ईमेल भेजो, चाहे आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं ना। तो ये सारा OSI मॉडल पे ही डिपेंड। अब देख लेते हैं कि OSI मॉडल है क्या। तो OSI मॉडल देखिए, इसका फुल नेम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यानी इसमें आपको एक तो पता चल गया कि इधर देखो, इधर मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि भाई एक तो होगा वो कंप्यूटर जिसके द्वारा डाटा भेजा गया है और एक होगी वो डिवाइस जिसके द्वारा डाटा को रिसीव किया गया। भाई एक तो सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन होगा तभी तो डाटा आदान प्रदान कर पा रहे हैं। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है इसका नाम। 1978 में ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया। तो आपको याद रखना है 1978 में ISO कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए, अब इस OSI मॉडल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो इसमें 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 7 लेयर। 7 लेयर को आप ऐसे समझ लो कि भाई इसके 7 स्टेप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई आप जब पहले मतलब कोई लिफाफा, जैसे आप किसी को संदेश भेजते थे तो आप पहले पत्र लिखते थे, फिर उसको लिफाफे में डालते थे, तो वो स्टेप बाय स्टेप काम होता था। तो वैसे इसकी ये 7 लेयर एक तरीके से इसकी स्टेप है ना। तो इसमें कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर होती है। अब 7 लेयर्स कैसे होती है सुनना। सबसे पहले लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर होती है? सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर। इसको आप ऐसे भी याद रखोगे, OSI मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर, OSI मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। फिर उसके बाद में आती है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद में आती है सेशन लेयर, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, उसके बाद आती है डाटा लिंक लेयर और उसके बाद आती है फिजिकल लेयर। तो इनको ऐसे ही क्रम में याद रखना है, आप इसका क्रम नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो ऐसे क्रम में याद रखना है। सबसे ऊपर कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, और सबसे नीचे कौन सी? फिजिकल लेयर। यानी निम्नतम लेयर पूछे तो फिजिकल है और मोस्ट है एप्लीकेशन। अब ये वर्क कैसे करती है सुनिएगा कि भाई जैसे मान लो कि ये एक कोई कंप्यूटर सिस्टम है, इसके द्वारा डाटा भेजा गया है। अब वो डाटा भेजा गया है तो वो डाटा देखो कि सबसे पहले इसी लेयर के पास में आएगा और ये एप्लीकेशन जो होती है ना वो इस यूज़र के सबसे नज़दीक होती है। यूज़र के सबसे नज़दीक होती है तो उसके द्वारा डाटा भेजना आसान हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी कनेक्शन होता है, इंटरनेट का कनेक्शन बहुत जल्दी होता है, डाटा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि ये लेयर जो है इसके बहुत करीब होती है यूज़र के पास में, ठीक है। चलिए, अब एप्लीकेशन लेयर जो सबसे पहले लेयर होती है, सबसे पहले डाटा इसके पास आता है। अब वो डाटा इनके पास किस रूप में आता है? मैसेज के रूप में। किस रूप में आता है? मैसेज के रूप में। जैसे आपने पत्र पे कुछ लिखा वैसे ही एज लाइक यहाँ पे मैसेज के रूप में ही आता है। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन लेयर की, तो प्रेजेंटेशन लेयर में भी ये डाटा मैसेज के रूप में ही होता है। सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर में भी ये डाटा मैसेज के रूप में ही होता है। मतलब जस्ट ये समझ लो कि वहाँ से डाटा जिस रूप में निकला है उसी रूप में तो इन 3 लेयर तक जाता रहता है, ठीक है। इस कंप्यूटर के द्वारा डाटा को जिस रूप में भी भेज दिया है उस रूप में ही इन तीनों लेयर तक डाटा हमारा जाता है। तो यहाँ तक इन तीनों लेयर तक जो डाटा होता है वो एक मैसेज की जैसा ही होता है। फिर देखो नेक्स्ट आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ से कुछ अलग काम शुरू होता है। सेशन से जैसे डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि एक कंप्यूटर से उस डाटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करना, ठीक है। अब यहाँ से डाटा एक्चुअल में डेस्टिनेशन के पास पहुँचना शुरू होता है। यहाँ तक तो डाटा क्या कर रहा था भाई, एक मैसेज के रूप में ही था, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा। यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर से काम शुरू हो जाता है उसको डेस्टिनेशन के पास भेजने का। अब यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें ना बड़े डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है ना। बड़े जो डेटा थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, यानी ये जो मैसेज है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो क्या कहलाता है? छोटे टुकड़ों में बांटना सेगमेंट कहलाता है। और इससे पहले जस्ट पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टीएसपी प्रोटोकॉल। टीएसपी प्रोटोकॉल का भी तो यही काम है। टीएसपी प्रोटोकॉल भी यही करता है, बड़े डाटा को छोटे छोटे डाटा में डिवाइड करता है। तो इसको कहते हैं सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इस पर टीएसपी प्रोटोकॉल काम करता है, बड़े डाटा को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है। और एक और होता है यूडीपी। यूडीपी भी क्या करता है? डाटाग्राम, यानी डाटा को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करता है। तो इस लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करेंगे, टीएसपी और यूडीपी, और दोनों का एक ही काम है कि डाटा को छोटे रूप में करना, ताकि डाटा अब आगे आसानी से
उसके डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट किया जा सके। चलिए, उसके बाद में अब ये छोटे छोटा डाटा वापस से कलेक्ट होके पैकेट के रूप में कहाँ आता है, नेटवर्क में, नेटवर्क वाली लेयर में। ठीक है, अब नेटवर्क वाली लेयर में यहाँ पर पैकेट के रूप में आता है, तो यहाँ कौन काम करेगा, आईपी एड्रेस। आप आईपी एड्रेस पढ़ चुके हो। आईपी एड्रेस क्या करता है, जो मैसेज भेजा गया है उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम होता है आईपी एड्रेस का। किसका होता है, आईपी एड्रेस का। तो यहाँ पर यही जो छोटा डाटा था, मतलब बड़े डाटा जिसको हमने छोटे डाटा में डिवाइड किया था, वो वापस से यहाँ पर कलेक्ट होने लगते हैं और पैकेट के रूप में हो जाते हैं। तो पैकेट के रूप में यहाँ पर आईपी एड्रेस काम करता है नेटवर्क लेयर में। चलिए, अब नेटवर्क लेयर से जो हमारा पैकेट डाटा था, नेटवर्क लेयर से जो पैकेट के रूप में डाटा आया था, उस डाटा को डिकोड, उस डाटा की पहचान कि भाई वो डाटा है क्या, उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या है वो, तो उसको डिकोड करने का काम करती है डाटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर, डाटा लिंक लेयर। यानी कि पैकेट डाटा को फ्रेम में चेंज करना, पैकेट डाटा को वापस से फ्रेम में चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर डाटा फ्रेम में चेंज हो गया, फिर डाटा लिंक से कहाँ जाता है, फिजिकल लेयर पे, जो कि सबसे नीची लेयर होती है, मतलब सबसे निम्नतम लेयर होती है किसकी, हमारे OSI मॉडल की। यहाँ पर आने के बाद में वो डाटा किस में चेंज हो जाता है, बिट्स में बढ़ जाता है वो डाटा। ठीक है, और यहाँ से फाइनली वो जो है डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए तैयार रहता है, उसके डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए डाटा रेडी रहता है। अब यहाँ से एक किसी ट्रांसमिशन मीडिया द्वारा, भाई ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो सकता है, या तो कोई वायर्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है या अदरवाइज कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, भाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया द्वारा उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। तो एक्चुअल में फिजिकल लेयर पे आने के बाद में डाटा हूबहू वैसा हो जाता है जहां से भेजा गया था और डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद सिर्फ इतनी सी चीज़ें रखनी है कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन, नीचे वाली फिजिकल लेयर होती है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इनमें से किसी न किसी लेयर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये जो प्रेजेंटेशन वाली लेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बनी है। ठीक है, तो आपको याद और भी रखना है कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे ही आती है तो डाटा ट्रांसमिट होने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर TCP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल कार्य करती है। ऊपर की 3 लेयर तक डाटा सिर्फ मैसेज के रूप में होता है। पैकेट और आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। पैकेट को वापस फ्रेम के रूप में या पैकेट को डिकोड करने का काम कौन करती है, डाटा लिंक करती है। और सबसे निचले रूप में सबसे निम्नतम लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, जहाँ पे बिट्स के रूप में यानी डाटा छोटे छोटे बिट्स के रूप में हो जाता है और डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है OSI मॉडल हमने देख लिया। ये इंटरनेट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम तो सिर्फ नॉर्मली ये जानते हैं कि हाँ हमारा काम बहुत इजी हो रहा है, हम व्हाट्सएप पे अच्छे से मैसेज कर पा रहे हैं, हम वीडियो कॉल अच्छे से कर पा रहे हैं, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा अच्छे से ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। इतना इजी नहीं है, इनके बीच में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है, जो प्रोटोकॉल है, और उन रूल्स और रेगुलेशंस को भी एक मॉडल पर रेडी कर रखा है, उन मॉडल पर व्यवस्थित कर रखा है, और वही मॉडल हमारा क्या कहलाता है, OSI मॉडल। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो अब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर हम छोटी सी एक चर्चा और कर लेते हैं ईमेल के बारे में, और फिर फाइनली हमारा इंटरनेट टॉपिक कंप्लीट। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम जो है इंटरनेट वाले इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जिसको लेके भी काफ़ी प्रश्न आए जाते हैं एग्जाम में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी पहले तो जो है हम मैसेज ऑफलाइन भेज देते हैं ना भाई, पत्र के माध्यम से ऐसे। अब हम संदेश कैसे भेजते हैं, हम संदेश भेजते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हो आप तो सारा काम ऑनलाइन कर रहे हो, सारा मैसेज ऑनलाइन भेज रहे हो। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक संदेश है ना, मतलब संदेश को इलेक्ट्रॉनिक रूप में यदि आप भेज पा रहे हो तो इसका मतलब वो है ईमेल। ठीक है, तो अब एक्चुअल में ईमेल है क्या कि एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने हेतु हम ईमेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ ईमेल, मतलब फादर ऑफ ईमेल या इनके जनक कौन है, सर रे टॉमलिंसन। कौन है, सर रे टॉमलिंसन। इसको लेके काफ़ी प्रश्न आए हुए काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो याद रखना है कि ईमेल के जनक कौन है, सर रे टॉमलिंसन।
फिर बात करते हैं कि विश्व में पहली फ्री ईमेल सेवा शुरू किसे की। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहला ईमेल संदेश तो स्वयं सर रे टॉमलिंसन ने भेजा, क्योंकि उन्होंने वही इसके जनक हैं। उसके बाद में हम बात करें कि भाई विश्व में पहली फ्री ईमेल सेवा कौन सी थी, तो 1996 में भारतीय युवक साबिर भाटिया ने हॉटमेल के नाम से शुरू की। तो पहली विश्व की फ्री ईमेल सेवा कौन सी है, हॉटमेल। किसने स्टार्ट की, साबिर भाटिया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हॉटमेल के जनक कौन है, तो हॉटमेल के जनक साबिर भाटिया है। अब देखो कि इस ईमेल में क्या होता है, एक तो संदेश भेजने वाला होता है और एक रिसीव करने वाला होता है। तो अभी इससे पहले हमने जो है प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है अच्छे से। तो संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, SMTP, ठीक है। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, संदेश भेजने तो हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई किसी ईमेल को भेजने हेतु निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरी हम बात करें तो संदेश प्राप्त करने हेतु POP यानी अपन पढ़ ही चुके थे, पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस को आप देखिएगा कि इस तरीके का ईमेल एड्रेस होता है। सबसे पहले चीज़ तो कि इसके यूज़र नेम में कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना भाई। एक ईमेल एड्रेस भी दो नामों से बना है, दो पार्ट होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट तो कहलाता है यूज़र नेम और वो वाला पार्ट कहलाता है डोमेन नेम। जैसे कल हमने जो है वेबसाइट का जो लिंक देखा था उसमें भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो वेबसाइट कोई भी वेबसाइट है उसके एड्रेस में तो 3 भाग होते हैं। एक तो होता था वहाँ पे प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTP है ना, ये तो था प्रोटोकॉल। और उसके बाद में जैसे जो भी लिखा हुआ है वो कहलाता था यूज़र नेम, ठीक है। तो और फिर उसके आगे जैसे टॉप लेवल डोमेन नेम है ना, ये सब कुछ थे। तो ईमेल के 2 भाग होते हैं, ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। चलिए अब देखो कि www पर ईमेल से संबंधित अनेक ईमेल सर्वर है जिसके माध्यम से हम जो है ईमेल भेज सकते हैं। अब वो कौन कौन से, जैसे रेडिफमेल है, rediffmail.com है, gmail.com है, hotmail.com है और yahoo.com है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है, या निम्न में से कौन एक ईमेल सर्वर है। तो आपको ईमेल सर्वर याद रखने हैं कौन कौन से हैं, rediffmail.com, gmail.com, hotmail.com और yahoo.com। तो चलिए यहाँ पर आज जो है हमने इंटरनेट वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स कि हमने नेटवर्क वाले टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले की क्लासेस में हमने हार्डवेयर कंप्लीट कर लिया था। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर, कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हुई, जितनी भी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लो लैंग्वेज, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे हम MS ऑफिस स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपकी बहुत हेल्प हो रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। स्पेशली जो राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रही है उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो इसी तरीके से पढ़ सके। तब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।